24 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है ए अप्रैल 24 को, बी अप्रैल 25 को, सी मई 1 को या डी अप्रैल 15 को। हमारा आंसर ये मनाया जाता है अप्रैल 24 को। कौन सा राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है? कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 24 अप्रैल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शुरू की गई यह प्रणाली ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासी निकायों को सशक्त बनाती है, जिन्हें ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है, जो भागीदारी, लोकतंत्र और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। पृथ्वी दिवस 2024 के लिए बाघ परिदृश्य सम्मेलन के लिए सतत वित्त का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है? ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान या डी श्रीलंका। हमारा आंसर ये, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? ये भूटान कर रहा है। भूटान पृथ्वी दिवस 2024 पर बाघ परिदृश्य सम्मेलन के लिए सतत वित्त का नेतृत्व कर रहा है, जिसका लक्ष्य एक दशक में बाघ संरक्षण प्रयासों के लिए $1 बिलियन जुटाना है। यह पहल अस्थायी वित्त, वैश्विक भागीदारी और जैव विविधता संरक्षण के लिए भूटान की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है। बाघों के आवासों की रक्षा और स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के महत्व पर क्या ये जोर देती है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। सौरभ घोषाल ने किस पेशे से संन्यास लिया? यानी सौरभ घोषाल ने किस पेशे से संन्यास लिया? ये है सौरभ घोषाल। ठीक है। ए क्रिकेट खिलाड़ी, बी फुटबॉल खिलाड़ी, सी टेनिस खिलाड़ी या डी स्क्वैश खिलाड़ी यानी प्लेयर। हमारा आंसर ये डी स्क्वैश प्लेयर से क्या है, इन्होंने संन्यास लिया है, मतलब सौरभ घोषाल ने। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, जो 2 दशकों से अधिक के शानदार करियर के अंत का प्रतीक है। अपने पूरे करियर के दौरान घोषाल ने कई उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 12 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन खिताब, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में कई पदक और वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 10 में प्रवेश करना शामिल है। पेशेवर स्क्वैश से उनकी सेवानिवृत्त खेल में एक महत्वपूर्ण शून्य छोड़ देती है, जो स्क्वैश खिलाड़ी के रूप में उनके योगदान और उपलब्धियों को उजागर करती है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इंडोनेशिया में नए संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए गीता सबरवाल, बी डियान त्रियांसी देजानी, सी अमरनाथ नासिर या डी हसन क्लिप को। हमारा आंसर है ये कौन है? गीता सबरवाल। भारत की अनुभवी विकास पेशेवर गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र की नई रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। विकास, जलवायु परिवर्तन, शांति निर्माण और शासन से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं में लगभग 3 दशकों के अनुभव के साथ सबरवाल अपनी नई स्थिति में विशेषज्ञता का खजाना लेकर आई हैं, जहां वह इंडोनेशिया में सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। किसका? यह संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे किसमें? सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने में। कहां पे? ये इंडोनेशिया में। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं।
किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया? ए फिजी, बी मालदीव, सी पापुआ न्यू गिनी या डी वानुआतु। वानुआतु हमारा आंसर ये पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। पापुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत के पहले रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण विकास को चिन्हित करता है। यह नीति भारत और पापुआ न्यू गिनी द्वारा प्राप्त गर्मजोशी और मैत्रीपूर्ण संबंधों को रेखांकित करती है, जिसने 1976 में राजनयिक संबंधों को औपचारिक रूप दिया। पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी की राजधानी के रूप में कार्य करता है। कौन सा ये पोर्ट मोरेस्बी शहर पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है, कार्य करता है। और इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा क्या है? पापुआ न्यू गिनी कीना है। क्या ये कीना? प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए दलीप ताहिर, बी सुल्तान जहां, सी इरफान हबीब या डी नईमा खातून। हमारा आंसर ये डी ए नईमा खातून को नियुक्त किया गया किसका? AMU का पहला कुलपति। प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक सदी पुरानी कांच की छत को तोड़ती है। यह ऐतिहासिक नियुक्ति महत्वपूर्ण है, जो समावेशी नेतृत्व की दिशा में एक कदम का प्रतिनिधित्व करती है और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए अप्रैल 25, बी मार्च 15, सी अप्रैल 24 या डी मई 5 को। हमारा आंसर ये अप्रैल 24 को मनाया गया। क्या शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लिखित सिद्धांतों की पुष्टि करने के लिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण विवाद समाधान पर जोर देता है। बहुपक्षवाद साझा मानदंडों और मूल्यों के आधार पर सहयोग को बढ़ावा देता है, जबकि कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने संघर्षों को रोकने क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, संघर्षों को रोकने और शांतिपूर्ण विवाद निपटान की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। एयर इंडिया ने किस एयरलाइंस के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए? कौन से कोड शेयर समझौते पर क्या हस्ताक्षर किए? ए स्टार एयरलाइंस, बी ऑल निप्पन एयरवेज, सी सिंगापुर एयरलाइंस, डी अमीरात। हमारा आंसर है ए बी ऑल निप्पन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसने एयर इंडिया ने जापान के ऑल निप्पन एयरवेज यानी कि एना के साथ एक कोड शेयर समझौते में प्रवेश किया, जिससे भारत और जापान के बीच कनेक्टिविटी और उड़ान विकल्प बढ़ गए। यह साझेदारी दोनों एयरलाइनों के यात्रियों को एक ही टिकट के साथ सह यात्रा व्यवस्था से लाभान्वित करने की अनुमति देती है, जिससे सुविधा और विस्तारित यात्रा के अवसर मिलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। कौन सा संगठन नैनो यूरिया प्लस का उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है? ए बायर, बी मोनसेंटो, सी सिंजेंटा या डी इफ्को। तो हमारा आंसर ये इफ्को है। नैनो यूरिया प्लस टीएम क्या है? नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में। इसकी कीमत कितना है? ये 225 रुपये पर बोतल। कितना ये क्या है? ये 500 ग्राम का
इफ्को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड नैनो यूरिया प्लस का उत्पादन शुरू करने के लिए तैयारी कर रहा है, जो नैनो यूरिया का एक नया संस्करण है जिसे महत्वपूर्ण विकास चरणों के दौरान फसल नाइट्रोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। 16% नाइट्रोजन सामग्री के साथ यह अभिनव उर्वरक क्लोरोफिल चार्जर और उपज बूस्टर के रूप में कार्य करता है, जो जलवायु स्मार्ट खेती प्रथाओं को बढ़ावा देता है। इफ्को ने इससे पहले जून 2021 में दुनिया का पहला नैनो तरल यूरिया उर्वरक लॉन्च किया था, जो कृषि प्रौद्योगिकियों और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। किस कंपनी ने एयरटेल पेमेंट्स के सहयोग से यूपीआई स्विच पेश किया है? ए पेटीएम, बी रेजर पे, सी फोन पे या डी गूगल पे। यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये रेजर पे है जिसने यूपीआई स्विच लॉन्च किया किसके साथ? एयरटेल पेमेंट के सहयोग से। ये हमारा आंसर हो जाएगा बी रेजर पे। रेजर पे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने यूपीआई स्विच पेश किया है, जो क्लाउड आधारित बुनियादी ढांचा है जिसे डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सहयोग का उद्देश्य सफलता दर को बढ़ाना, उच्च लेन देन की मात्रा को संभालना और यूपीआई बुनियादी ढांचे में चुनौतियों का समाधान करना, व्यवसाय और उपभोक्ताओं को अधिक कुशल और निर्बाध भुगतान अनुभव प्रदान करना है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए द्वारा चालक दल के किस भारतीय सेल बोट ने एक ऐतिहासिक ट्रांसोसेनिक अभियान पूरा किया? ए आईएनएस तरिणी, बी आईएनएस वी में महादेई, सी आईएनएस वी विक्रमादित्य या डी आईएनएस वी विराट। हमारा आंसर है ए, ये है आईएनएस वी तरिणी। ये है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और कमांडर रूपा ए। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए द्वारा संचालित आईएनएस वी तरिणी ने 2 महीने के ट्रांसोसेनिक अभियान को पूरा करके इतिहास रच दिया, जो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। यह अभियान गोवा में आईएनएस मंडोवी से शुरू हुआ और पोर्ट लुइस मॉरिशस में समाप्त हुआ, जिसमें आईएनएस वी तरिणी की क्षमताओं और इसके चालक दल के सदस्यों के कौशल का प्रदर्शन किया गया। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। पृथ्वी दिवस समारोह के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलोर या डी कोलकाता। हमारा आंसर ये कहाँ अनावरण किया गया है? ये दिल्ली में अनावरण किया गया है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया? इस अवसर पे पृथ्वी दिवस समारोह के अवसर के लिए। पृथ्वी दिवस समारोह के लिए नई दिल्ली में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया। CSIR 1942 में स्थापित विभिन्न डोमेन में वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित है, जो जलवायु परिवर्तन और जलवायु घड़ी अनावरण जैसी पहल के माध्यम से इसके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है।